मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले मैं ऑलरेडी 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने नहीं देखे तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके जरूर देखें। एंड ये तो मेरी बहुत ही ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे कि जो ये सारे के सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड देन उसकी डायरेक्शन के बेस पे चल रहे हैं, तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो जरूर आप देखें, देन उसके बाद ही क्वेश्चंस देखें, क्योंकि जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई उसका ये सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो मेरा टारगेट तो यही है कि मैं हर क्वेश्चन को मतलब बिल्कुल डीपली समझाऊं आपको। ठीक है, अगर आपका भी कोई सजेशन हो हमारे लिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे ये वीडियोस लेक्चर हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, आपकी कोई हेल्प हो रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखो क्वेश्चन 12 में अगर हम बात करें तो हमारा वही पैटर्न रहेगा जैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस का हम फ्रेम तैयार करेंगे, पूरा का पूरा रूपरेखा तैयार करेंगे, देन फिर उसके सॉल्यूशंस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टू फोर्सेस P एंड Q हैव अ रिजल्टेंट R। मेरे पास यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेरे पास P और Q दो फोर्सेस हैं, इसका जो रिजल्टेंट है R। तो कितना बोला गया, इफ द फोर्सेस P इंक्रीज, अगर मैं P फोर्स को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, इसे P फोर्स को क्या करूं, इंक्रीज। Q को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ P फोर्स को इंक्रीज करना है। जैसे अगर मेरे पास अभी P फोर्स है तो P फोर्स को इंक्रीज करना मतलब P1 कोई फोर्स और ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, इस तरीके से क्लियर बात समझ आई। तो उन्होंने बोला कि P फोर्स को क्या करना है, इंक्रीज कर दे, तब जो नया रिजल्टेंट होगा, हम मान लेते हैं कि नया रिजल्टेंट जो है वो R1 है, तो जो नया रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्ट करेगा द एंगल बिटवीन R एंड P। R और P के बीच का जो मतलब जो एंगल था उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, उनके बीच का जो एंगल था उसको बाइसेक्ट कर देगा, मतलब दो बराबर भागों में, ठीक है, दो बराबर एंगल्स में उनको डिवाइड कर देगा। फाइंड द इंक्रीज इन P, तो कि P में कितना इंक्रीज हुआ। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे P हम मान लेते हैं P इंक्रीज हुआ, तो जो इंक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू आप बताओ कि भाई कितना इंक्रीज हुआ है। अब देखो इसको क्या करूंगा मैं, पहले यहाँ पे डायग्राम बनवा दूं, फिर दोनों को कंबाइन करके ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, जिससे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वो पैरेललोग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो P और Q मेरे पास दो फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट है R। क्लियर, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास किस तरीके से होता था बेटा, P फोर्स होता था यहाँ पे मेरे पास Q फोर्स होता था और दोनों के बीच का एंगल अल्फा। ठीक है, ऐसे तो लेते थे, और यहाँ से हमारे पास क्या होता था, इस तरीके से पहले बना दूं, ओ भाई ये मेरे पास क्या होता था इसका रिजल्टेंट यहाँ। तो ये बिल्कुल हमने बेसिक में किया हुआ ना, पैरेललोग्राम बनता है। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इनके बीच का जो एंगल होता था इसको हम थीटा भी मानते थे, डायरेक्शन निकालते थे। ठीक है, यहाँ पे O, ये A, ये सॉरी यहाँ पे B और यहाँ पे C। ये बिल्कुल बेसिक का है, जब हमने शुरू में ही ये बनाना सीखा था। आई होप आप सभी को याद होगा। ठीक है, कि मेरे पास क्या है, दो फोर्सेज है P एंड Q। P जो है पैरेललोग्राम की OA लाइन के along है, ठीक है, Q जो है OB, ठीक है, और R जो है इनका पैरेललोग्राम बना रहा है, इसका डायगोनल है OC। ठीक है, क्लियर, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा है और यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल आप मान लो यहाँ पे थीटा, जो हम करते थे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है बेटा, इतना ये चीज है, शुरू के इन्फॉर्मेशन से हमने बेसिक चीज बना ली। इफ द फोर्स P बी इंक्रीज, जो यहाँ तक का मेरे पास फोर्स कितना है P, अब मैं इसको क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, मैंने इतना इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद जो नया रिजल्टेंट आएगा वो बाइसेक्ट करेगा द एंगल बिटवीन R एंड P। जो ये R और P है इनके एंगल्स को, जो थीटा है उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, थीटा को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करो, ऊपर ऐसे ले जाओ, तो ये मेरे पास इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया A डैश ले लिया मैंने। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास C डैश, और यहाँ पे मैंने नया रिजल्टेंट ले लिया R1। क्लियर, तो ये कुछ डायग्राम मेरा
इस तरीके से बनेगा। आगे मैंने प्रॉपरली बड़े ही प्यारे तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। क्लियर बात समझ आई? एक लाइन बताइए कि भाई पी और क्यू मेरे पास क्या है, फोर्स है, आर उनका रिजल्टेंट है, तो उससे ये वाला पोर्शन मैंने तैयार कर लिया। फिर जैसे ही पी को मैंने इंक्रीज किया, तो पी को मेरे पास पी यहाँ तक है, मैंने इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, मैंने मान लिया कि पी डैश मैंने इसको आगे इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ये कितना इंक्रीज कर दिया। क्लियर? तब मेरे पास जो न्यू रिजल्टेंट है R1, वो क्या होगा, आर और पी के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे मेरे पास, बराबर होंगे, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तब मुझे ये बताना है कि ये जो मैंने इंक्रीज करा है भाई, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। क्लियर है? अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन समझ आया कि हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, और हमें शो क्या करना है, ठीक है। दो चीजें समझना जरूरी है कि हमें दिया हुआ क्या है और हमें शो क्या करना है। तो दिया हुआ क्या है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गया भाई, इससे तो हमने बेसिक तैयार कर लिया। फिर पी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो न्यू रिजल्टेंट आर और पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज देख ली। बस हमें निकालना है जो इंक्रीज है, जो पी डैश है की वैल्यू, कि वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अब देखो आगे मैंने ये सारा पूरा का पूरा पोर्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे ये चीज बनाई हुई भी है, देखो पूरा पीछे वाला, ठीक है, और ये बढ़ा दिया इस तरीके से, मैंने पूरा डिट्टो वही बनाया हुआ है, ओ ए डैश, ठीक है, सी डैश, सब वही। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको लिखना किस तरीके से है। देखो हमारे पास क्या है, पी और क्यू दो फोर्सेस हैं। अब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय ओ ए ओ बी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। जो पी है वो ओ ए को कर रहा है, जो क्यू है वो ओ बी को कर रहा है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या क्या बन गया मेरे पास, ओ ए सी बी, अब ये पैरेललोग्राम बन गया। देन इनका जो रिजल्टेंट है आर, वो क्या शो कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में डायगोनल ओसी। तो जो हमने शुरू में का बेसिक किया था, वहां पे ये चीजें मैंने लिखवाई थी कि मेरे पास पी क्यू दो फोर्सेस है, आर उसका रिजल्टेंट है। अगर इसको हम देखें तो पी जो फोर्स है मेरे पास, और क्यू जो मेरे क्यू पी क्यू जो मेरे पास फोर्सेस हैं, वो पैरेललोग्राम के साइड जो ओ ए और ओ बी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दिखाती है, ठीक है। और जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ओ सी, ये मेरे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को दिखाता है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ तक मैंने वही चीज लिखा, सिर्फ इतने पोर्शन का। आगे बात समझ, इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि पी फोर्स जो है मेरे पास क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, बाय ओ ए, ठीक है, बाय ओ ए, एंड द क्यू फोर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओ बी, देन ओ ए सी बी आर पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट ओ सी, जो मेरे पास रिजल्टेंट आर है, इज मतलब रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ओ सी। अब उसके आगे क्या बात बोली गई, लेट द फोर्स P बी इंक्रीज बाय द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय A डैश। इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि P में कोई मतलब हमने क्या किया, इंक्रीज किया, P में इंक्रीज किया। मैंने अभी बोला आपको कि हम मान लेते हैं कि P में जो है मैंने P1 फोर्स क्या किया, इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे वही लेट द फोर्स P बी इंक्रीज बाय ए फोर्स P1 रिप्रेजेंटेड बाय A डैश। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो इंक्रीज हुआ है, वो मेरे पास क्या हुआ है, P1, ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ए डैश में वो रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रही है। उसके बाद एंड द कंप्लीट पैरेललोग्राम। अब मेरे पास जैसे ये पूरा का पूरा, देखो इसको आगे मैंने बढ़ाया और फिर मिला दिया, तो ओ ए डैश सी डैश बी डैश, ये भी मेरे पास क्या बना, पैरेललोग्राम। ये देखो यहाँ पे ये पूरा भी तो पैरेललोग्राम ही बना। आगे बात समझ, ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बना और मेरे पास इसका और इसका जो इंक्रीज होने के बाद ये बना पूरा, और क्यों ये रहा। तो इसका जो रिजल्टेंट है मेरे पास आया बेटा ये। तो रिजल्टेंट मेरे पास किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में और सी डैश को। तो यही चीज आगे लिखी हुई है। कंप्लीट पैरेललोग्राम है, द रिजल्टेंट आर डैश रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ओ सी डैश। और ओ सी डैश क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, द एंगल बिटवीन आर एंड पी। ये जो डायगोनल है, ये आर और पी, इसके एंगल्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बात समझ, सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो ये पॉइंट मैंने पूरा का पूरा लिखा, मैंने वही लिखा जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी और क्यू दो फोर्सेस है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा, और ये पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट करें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में। देन उसके बाद जो रिजल्टेंट है वो ओसी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या मान लिया कि भाई जो पी में इंक्रीज हुआ है वो ये हुआ है P1 फोर्स, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय ए डैश से। और उसके बाद ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या बन गया, फिर से एक पैरेललोग्राम बन गया, और इसका Q का, और जो इंक्रीज करने के बाद P प्लस P1 इसका, और Q का जो रिजल्टेंट है R डैश, ठीक है, R डैश मान लो या R1 मान लो, जो भी आपका मन करे। R डैश जो होगा वो मेरे पास क्या करेगा, R और P, मतलब इस पैरेललोग्राम के डायगोनल OC डैश को रिप्रेजेंट करेगा। और E और P के बीच के यहाँ पे एंगल थोड़ा सा वैसा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूं यहाँ से, एक मिनट प्रॉपर्ली।
ये तो प्रॉपर है, ठीक है। तो ये इनको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सी डैश है, ये मेरे पास आर डैश, ठीक है, क्लियर। तो आर डैश क्या करता है, इन दोनों आर और पी के एंगल्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब मेन चीज है जो हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है बेटा, टारगेट है जी हमारा फाइंड करना P1 की वैल्यू, जो P में इंक्रीजमेंट हुई है ना, जो इंक्रीज हुआ है P में, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए भाई जो टारगेट है, हम टारगेट को सॉल्व करते हैं। अब जो हमारी छोटी क्लासेस की नॉलेज है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर सिंपल आप ये चीज देख रहे हो बेटा, ये एंगल, ओ सॉरी, ये वाला एंगल और ये एंगल मेरे पास क्या है, इक्वल। मैं क्या करती हूँ, इन एंगल्स के नाम दे देती हूँ, ठीक है। इस एंगल को दे दिया मैंने 1 और इस एंगल को दे दिया मैंने 2, ठीक है। तो मेरे पास मुझे गिवन क्या है यहाँ पे, फटाफट बताओ, मुझे गिवन क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, एंगल 2, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं भाई, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। पर मेरा टारगेट जो है वो तो P1 की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो शुरू का है पोर्शन, ये इन पैरेललोग्राम ओ ए सी बी में, पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम ओ ए सी बी में, ठीक है। तो वो मेरे पास कैसे है भाई, ऐसे मैं यहीं पे बना रही हूँ, अच्छे से बनाते हैं। तो ए सी बी में, ओ भाई, ओ, फिर से वही प्रेस हो गया, सॉरी, शेप, मेरे को शेप लेनी थी एक्चुअली, ये मेरे पास आ गया पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी पैरेललोग्राम बेटा आ चुका है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, ओ था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे मेरे पास क्या था, सी था, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरे पास दिस साइड इक्वल टू दिस होती है नहीं होती। अब यहाँ पे ये मेरे पास पी था, यहाँ पे क्यू, तो मैग्नीट्यूड में क्या था, देखो पैरेललोग्राम के हिसाब से मेरे पास अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ओ ए इक्वल टू होगा मेरे पास बी सी के, होगा या नहीं होगा, क्लियर, बात समझ आ गई। दिस इज फर्स्ट, अभी मैं इतना ही रख रही हूँ, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसको छोटा कर दो थोड़ा सा, फिर अगर हम अगले में बात करें, इन पैरेललोग्राम ओ, कौन सा बेटा, ओ ए डैश सी डैश बी, ओ ए डैश सी डैश बी, अगर मैं इसमें बात करती हूँ तो इसको भी हम बना लेते हैं, सिर्फ मैं उसी को बनाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसको भी हम, एक मिनट, डार्क और देन फिल, क्या आ गया मेरे पास, ठीक है, ये पैरेललोग्राम आ गया। यहाँ पे मेरे पास ओ है, सॉरी, यहाँ पे ओ है, ये मेरे पास ए डैश है, ये मेरे पास सी डैश, ये मेरे पास बी, आई होप यही है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसमें जो बीच में है मैंने वो चीज कुछ भी नहीं लिखी अभी, एक मिनट, ये मैंने अभी बीच का कुछ भी नहीं लिखा कि यहाँ पे मेरे पास सी है या नहीं, अभी नहीं लिखना, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम ओ ए डैश सी डैश बी, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो मेरे पास यहाँ पे ओ ए डैश इक्वल टू मेरे पास बी सी डैश के, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ओ ए डैश इक्वल टू होगा बी सी डैश के। अगर आपको यहाँ पे बेटा ये चीज पता हो, मैं इसी से बना देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सॉरी, लेफ्ट हैंड, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे है मेरे पास, इस टाइम पे यहाँ पे है मेरे पास ए, यहाँ पे है मेरे पास सी, यही तो है, ए और सी, इतना क्लियर आ गया, ठीक है। तो इस ओ ए डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ ए प्लस ए डैश, ए ए डैश इक्वल टू बी सी को क्या लिख, बी सी डैश को क्या लिख सकती हूँ, बी सी प्लस के सी सी डैश, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक ये सब चीजें, ओ ए डैश इक्वल टू बी सी डैश, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, इसको ओ ए डैश को मैं लिख सकती हूँ ओ ए प्लस ए डैश, और बी सी डैश को लिख सकती हूँ बी सी प्लस सी डैश, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से बात करूं तो ओ ए किसके इक्वल है, बी सी के, तो ओ ए के इक्वल, ओ ए को क्या लिख दूं मैं, बी सी लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, लिख सकते हैं, प्लस ए डैश इक्वल टू बी सी प्लस
सी सी डैश। आगे बात समझ, ओ ए की जगह रख दिया मैंने बी सी। अब देखो बी सी यहाँ से कट गया या नहीं कट गया, मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास यहाँ से, यहाँ से मेरे पास बचा ए डैश इक्वल टू है मेरे पास सी सी डैश। तो जो मेरे पास यहाँ पे देखो ध्यान करो, पी फोर्स यहाँ पे पी तो था, पी में जो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है वो मेरे पास किससे डिनोट कर रहे हैं, ए डैश से या पी वन, ठीक है क्लियर। तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, सी सी डैश के। अगर मैं सी सी डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर। अब जो मेरा पीछे का टारगेट है, यहाँ पे मेरा टारगेट अब रहेगा बेटा सी सी डैश निकालना, क्योंकि मैंने देख लिया इक्वल टू है सी सी डैश के। इतना क्लियर है ना सभी को, ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। अब मेरा टारगेट ये कैसे भाई सी सी डैश कैसे निकालूं, देखो मेरे पास ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्लियर, ये बात समझ तो आ गई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब मेन टारगेट जो है हमारा सी सी डैश फाइंड करना है। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यहाँ पे मैं इस वाले एंगल को थोड़ा सा इसको ना आर को इधर करती हूँ, आर यहाँ पे हो जाएगा आर डैश, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे। देखो मेरा जो टारगेट है वो फाइंड करना है सी सी डैश। तो सी सी डैश को फाइंड करने के लिए आपने सुना होगा बेटा कि मेरे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के करीब दोनों साइड मेरे पास इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे मेरे पास, इक्वल होंगे। तो इसी का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे को ये वाली साइड मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं अगर ये दिखा दूं कि ये एंगल और ये एंगल, एंगल 2 और एंगल 3 मेरे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो 3 के सामने वाला कौन सा है, ये 2 के सामने वाला कौन सा है, ये, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास सी सी डैश की वैल्यू निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी। तो इसी का हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो मेन चीज है कि भाई मुझे एंगल 2 और 3 को क्या दिखाना है, इक्वल है, बट मेरे पास एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 मिनट, 1 है मेरे पास एंगल, 1 है 2 के इक्वल। तो मेन चीज है कि अगर मैं 1 यहाँ पे देखो 1 है मेरे पास एंगल, 1 है एंगल 2 के इक्वल, मुझे दिखाना जो है वो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 दिखाना है। तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसे कर दूं कि भाई मैं एंगल 1 को इक्वल टू दिखा दूं एंगल 3 के। अगर ऐसा काम हो जाएगा भाई 1 3 के इक्वल है, अब 1 किसके इक्वल है, 2, तो 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा या नहीं। तो मेरा टारगेट अब जो रह गया वो ये रह गया कि भाई एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल दिखाना है। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए अगर आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे देखना आप, ये कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी डैश है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए डैश है, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहीं से बनाई है। अब देखो ओ ए डैश सी डैश बी मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, ये चीज लिखा हुआ भी है, मैंने आगे लिखा हुआ है, देखो जी ओ ए डैश सी डैश बी मेरे पास क्या है, कंप्लीट पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है भाई, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मेरे पास ओ ए डैश जो है बी सी डैश के पैरेलल होगी, और यहाँ पे ओ सी जो है मेरे पास क्या हो रही है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन, क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये मेरे पास है पैरेलल इसकी, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे एंगल 1 बना हुआ है, यहाँ पे एंगल 3 बना हुआ है, तो मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस, क्यों, दिस इज द अल्टरनेट एंगल, दिस इज द अल्टरनेट एंगल। आगे बात समझ, ये चीज होता भी है हमारे पास, ठीक है। जब हमने छोटी क्लास में ऐसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो वही चीज चल रही है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको आगे कर दूं, ठीक है, ऐसे, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के, ऐसे, तो वही चीज है, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दिस इज अल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, अगर मैं लिखना चाहूँ 2 मिनट में इसको यहाँ से हटा देती हूँ, एंड हाँ इसके बाद मैं लिखूंगी यहाँ पे इन पैरेललोग्राम ओ ए डैश सी डैश बी में मेरे पास क्या होती है बेटा, इन पैरेललोग्राम ओ डैश में, ओ ए डैश सी डैश बी डैश में, ओ ए डैश पैरेलल होगा बी सी डैश के, ओ ए डैश पैरेलल होगा बी सी डैश, यही है ना, ओ ए डैश बी सी डैश के पैरेलल होगा, ठीक है। एंड मेरे पास ओ सी डैश इज ट्रांसवर्सल लाइन, एक मिनट, ट्रांसवर्सल लाइन, देन तब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, मेरे पास एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 जो है एंगल 3 के क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई 2। अभी मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, सॉरी ये मैंने लिखी नहीं है, इसको मैं फर्स्ट देखती हूँ,
यहाँ पे मैं 2 दे देती हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 से ये 3 हो जाएगी, इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 से, फर्स्ट एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं, उसमें एंगल 1 है 2 के इक्वल और यहाँ पे 1 है 3 के इक्वल, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। आगे बात समझ, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट था कि भैया एंगल 2 एंगल 3 को इक्वल दिखा दूं, ये काम हो गया हमारे पास। अब एंगल 2 3 इक्वल हो गया तो इन ट्रायंगल ओ सी सी डैश, तो इन ट्रायंगल ओ क्या था सी सी डैश, इन ट्रायंगल ओ सी सी डैश मेरे पास क्या है, एंगल 2 इक्वल टू है, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। देन तब हमारे पास एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 2 के सामने वाली साइड क्या है, सी सी डैश, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, सी सी डैश इक्वल टू होगा अपोजिट साइड, ये इसके सामने वाली साइड कौन सी है मेरे पास, ओ सी डैश, ओ सी, क्योंकि ये ट्रायंगल में हमें पता है कि भैया साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर मैंने पहले ये बोला था कि साइड इक्वल है ना तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, है ना, वो इसे दिखाना था, क्योंकि मुझे अगर वो इक्वल दिखाने हैं तो ये दोनों इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो सिंपल सा फंडा ये है कि भाई मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दूंगी तो साइड इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगी, वही चीज था। तो मेरे पास ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ठीक है। पर मेरे पास ओ सी डैश क्या है, ओ सी डैश नहीं है, ओ सी है, इसके सामने वाला तो ओ सी है ना, 3 के सामने वाला, मैंने ओ सी डैश लिख दिया, बताओ ओ सी, ठीक है, ओ सी। एक बार और देख लेते हैं भाई, बाद में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो 2 के सामने वाला सी सी डैश, 3 के सामने वाला ओ सी, तो ओ सी मेरे पास क्या है, आर, तो मेरे पास सी सी डैश की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहाँ पे इसको छोटा कर दो, सी सी डैश की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सी सी डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास आर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर इसमें स्टार में और 4 में, इसमें ए डैश किसके इक्वल है, सी सी डैश, और यहाँ पे मेरे पास सी सी डैश किसके इक्वल आया, आर के। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड 4 से, इक्वेशन स्टार एंड 4 से मेरे पास क्या आ गया, वहां पे मेरे पास आया ए डैश इक्वल टू क्या आया है मेरे पास, सी सी डैश। अब ये किसके इक्वल आ गया, आर के। देखो ये इसके इक्वल है, ये चीज लिखी मैंने, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए डैश इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, आर। तो जो मेरे पास इंक्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे मैंने P1 भी माना है, जो इंक्रीमेंट था वो P1 है ना, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, इम्प्लाइज P1 जो इंक्रीमेंट हुआ है वो मेरे पास क्या आया है, हाँ, इंक्रीमेंट ही हमें निकालना था कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो जो इंक्रीज हुआ है वो आर है मेरे पास, ठीक है। तो आपको ये पूरा फंडा समझ आया, देखो सिंपल सी चीज है, बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ। मेरे पास 2 फोर्सेज है P एंड Q, तो ठीक है, उनका रिजल्टेंट आ रहा है, तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब P में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया गया, हमने मान लिया कि वो यहाँ पे मैंने P डैश बोल दिया, P1 मान लिया, ठीक है, मैंने इंक्रीमेंट मान लिया P1, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है A डैश को। जैसे ही इसको इंक्रीज करा तो मेरे पास जो अब इंक्रीज होने के बाद जो मेरे पास इंक्रीज होने के बाद क्या है, P1 है ना, ये फोर्स और Q फोर्स, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है R1 वो क्या कर रहा है, R और P को जो एंगल था उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो हमें ये चीज निकालनी थी कि जो इंक्रीज हुआ है भाई वो कितना इंक्रीज हुआ है, तो अभी तो मैंने यहाँ पे P1 मान रखा है, आगे बात में P1 मान लो या P डैश मान लो, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये चीज हमें पता है, दिस इज द पैरेललोग्राम, है ना, और ये भी मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम, सब चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। अब मेरा मेन टारगेट है इसको निकालना। अब क्या करना है सबसे पहले भाई ये मेरे पास पूरा एक पैरेललोग्राम है, तो ये पूरी साइड इक्वल टू होगी दिस। अब इस पूरी साइड को इसके और इसके मतलब इस तरीके से लिख सकती हूँ, पूरी ये है तो इस पूरी साइड को, ये पैरेललोग्राम है तो इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसको ओ ए डैश को क्या लिख सकती हूँ, ओ ए प्लस के ए डैश, इसको ये लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। और हमें पता है ये भी तो एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, ठीक है, तो ओ ए इक्वल टू बी सी है, तो ओ ए की जगह बी सी रख दिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया भाई दिस इक्वल टू दिस, क्लियर। अब मेन चीज है भाई हमें इंक्रीमेंट निकालना ए डैश, ये तो निकालना जो P1 उसकी वैल्यू मतलब किसको शो करी, ए डैश को निकालना है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ गया, सी सी डैश। तो अब मेरा टारगेट अगर मुझे सी सी डैश पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। पास अगर दिख रहा हो ये वाला ट्रायंगल है, तो मुझे पता है ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनकी साइड इक्वल होंगी, है ना। तो मुझे ये पता है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस, क्योंकि भाई बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दूं तो मेरे पास ये इसके सामने वाला एंगल कौन सा, वो है साइड, ये वाली साइड, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो मेरा टारगेट रह गया कि भाई मुझे इसको और इसको इक्वल दिखाना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से इसको और इसको इक्वल दिखाऊंगी। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए ये वाली लाइन और ये मेरे पास क्या है भाई, पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की है। दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन,
ठीक है, तो 1 एंगल इक्वल टू होगा एंगल 3 के, क्यों? दिस इज द अल्टरनेट एंगल। आगे बात समझ क्लियर? अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा या नहीं? हो गया। इक्वल होते ही भाई हमें पता है कि ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे? इक्वल। तो इसकी अपोजिट साइड ये है, ये है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल। तो मेरे पास सी सी डैश की वैल्यू जो आ गई वो आ गई यहाँ से निकल के आर, ठीक है। पर ए डैश किसके इक्वल है? सी सी डैश के। सी सी डैश किसके इक्वल है? आर के। तो मेरे पास ए डैश किसके इक्वल आ गया? आर के। यही मुझे निकालना था कि इंक्रीमेंट है कितना, तो इंक्रीमेंट जो है वो आर है। तो आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ अकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।